नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की, आकर्षण का केंद्र। आप अपने जीवन में ये जरूर याद रखना, अगर आप एक मैग्नेट की तरह काम करना चाहते हैं तो या तो आपके पास में पैसा होना चाहिए या आपके पास में पावर होनी चाहिए। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है तो जबरदस्त होगा। इजराइल ने भी यही किया। इजराइल के पास में पावर थी और वो पावर थी पैट्रियटिज्म की, वो पावर थी राष्ट्रवाद की। इजराइल ने जिस तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश किया, 1947 से पहले कोई भी देश एग्जिस्ट करता ही नहीं था, लेकिन इजराइल ने धीरे धीरे अपनी जगह बनाना शुरू किया। 1967 के अंदर 6 डे वॉर में अरेबियन कंट्रीज को हराने के बाद उसने ये करके दिखा दिया कि मैं पूरी दुनिया के लिए आज अट्रैक्शन का पॉइंट बन चुका हूं, क्योंकि मेरे पास में पावर है और मैंने बहुत बड़े देशों को हरा दिया है। आज वापस से इजराइल ने यह साबित कर दिया है कि मैं हार मानने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई देश हाईलाइट है तो वो है इजराइल। जिस तरीके से इजराइल ने हमास का खात्मा करने की ठानी, कतर के ऊपर अटैक किया, ईरान के ऊपर अटैक किया, यमन के ऊपर अटैक किया, वो कभी घबराया नहीं कि मैं एक छोटा सा देश हूं, अगर ये सब मिलकर मेरे ऊपर अटैक कर देंगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन उसकी जो पावर थी वो उसके पैट्रियटिज्म में थी, राष्ट्रवाद में थी। मैं अपने लेक्चर को आज एक बात कहना चाहूंगा। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह बात बुरी लगे। बात यह है कि ब्रिटिश के आने से पहले या ब्रिटिश के आने के समय हम लोग गुलाम इसलिए बने क्योंकि हम में पैट्रियटिज्म की उतनी तादाद नहीं थी, हम उस लेवल पर नहीं थे, हमारे अंदर राष्ट्रवाद वो नहीं था। इसीलिए हमारे देश के राजाओं ने ही हमारे देश के दूसरे राजाओं के साथ में दगा किया। जयचंद का एग्जाम्पल है। जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को 1191 के तराइन के युद्ध के अंदर इनवाइट किया। नहीं तो मोहम्मद गौरी को यह पता नहीं था कि भारत के अंदर क्या चल रहा है, और पृथ्वीराज चौहान से फिर लड़ाई की गई। तो मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी देश, उसकी सबसे बड़ी नींव होती है उसका राष्ट्रवाद, ये याद रखिएगा। चलिए वापस से आते हैं हमारे लेक्चर के ऊपर। इजराइल और हमास के बीच में सीज फायर डिक्लेयर हो चुका है। अभी क्या चल रहा है वर्तमान में, डोनाल्ड ट्रंप ने यह डिसाइड किया था कि डोनाल्ड ट्रंप मैं नहीं हूं, डोनाल्ड ट्रंप ही है। डिसाइड किया था कि संडे को वो इजराइल के अंदर पहुंचेंगे और नेसेट को, जो कि वहां की पार्लियामेंट कहलाती है, उसको वो संबोधन करेंगे। संडे को डिसाइड था, लेकिन संडे से एक दिन एक्सटेंड किया गया। मंडे को सुबह 9:20 से लेकर दोपहर में 2-2:30 बजे तक वो इजराइल के अंदर रहेंगे और वहां पर नेसेट को वो संबोधित करने वाले हैं लगभग 11:30 बजे के आसपास। ठीक है, उसके बाद में फिर वो एक समिट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। उस समिट के अंदर 20 देशों के लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे। भारत की तरफ से भी कीर्ति वर्धन सिंह, जो कि भारत के विदेश राज्य मंत्री हैं, वो भी वहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं कि हमास और इजराइल के बीच में जो सीज फायर होने के लिए जा रहा है, वहां पर उनकी भी मौजूदगी रहेगी। तो आज का दिन बड़ा अहम है, इजराइल के लिए भी, हमास के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। जितने भी कैदी हैं उनका एक्सचेंज चल रहा है। आज सुबह ही 20 कैदी हमास ने रिलीज कर दिए थे और वो इजराइल के अंदर पहुंच चुके हैं। तो अब ये जो गतिविधि है वो शुरू हो चुकी है, मोमेंट शुरू हो चुका है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है, आज पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया है 100%। खैर वो अलग बात है कि ये किस तरफ ये सोच रहे हैं। तो प्रिजनर्स, हॉस्टेज जो है वो अब धीरे धीरे स्वैप कर रहे हैं, अदला बदली उनकी चल रही है। ये इजरायली नागरिक हैं जो कि खुशी मना रहे हैं कि 7 अक्टूबर 2023 को नोवा म्यूजिक फेस्टिवल के अंदर बहुत से इजरायली नागरिकों को किडनैप कर लिया गया था, उनको बंदी बना लिया गया था। उनके लौटने का दिन आ चुका है। कुछ जिंदा लौटेंगे, कुछ की मौत होने के बाद, मतलब शव जो है वो लौटाए जाएंगे हमास की तरफ से। ये बताया जा रहा है कि 20 लोग जो है, 20 से 25 लोग वो तो जिंदा आएंगे, लगभग 26-30 के आसपास शव जो है वो भी हैंडओवर किए जाएंगे इजराइल को। अब इजरायली नागरिक जो है वो अपने परिजनों के आने की खुशी मना रहे हैं। कुछ लोग सिर भी पकड़े हुए हैं, क्योंकि इनकी खुशी इसलिए होगी क्योंकि इनके परिजन जिंदे आ रहे हैं। इनकी खामोशी इसलिए होगी क्योंकि हो सकता है इनके परिजन मृत अवस्था के अंदर आ रहे हों। इजराइल जो है इंतजार कर रहा है अपने नागरिकों का। हमास यानी कि गाजा जो है वो भी इंतजार कर रहा है। हॉस्पिटल के बेड्स
तैयार कर लिए गए हैं, क्योंकि वहां से आने के बाद उनकी हालत हो सकता है कि खराब हो, तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये जो एम्बुलेंस आप लोग देख रहे हैं, ये है रेड क्रॉस सोसाइटी की, रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि इसके अंदर मध्यस्थता कर रहा है कैदियों को एक्सचेंज करने के अंदर। तो ये जो गाड़ी आप लोग देख रहे हैं, ये रेड क्रॉस की ही गाड़ी है। इसमें 6 इजरायली नागरिक सवार हैं और ये गाड़ी रवाना हो चुकी है इजराइल की तरफ और उनको छोड़ने के लिए वहां पर जा रही है। तो मतलब कैदियों की अदला बदली चल रही है। एक खबर यह भी है कि ये नेपाली नागरिक है। नेपाल गवर्नमेंट ने यह कहा है कि इस नागरिक का ख्याल रखना, लेकिन नेपाल की कौन सुनने वाला है वहां पर। फिर भी नेपाल की सरकार जो है वो गुहार कर रही है कि भाई हमारे नेपाली नागरिक को सुरक्षित रखना। और इतने सारे ये जो आप लोग इजरायली नागरिक देख रहे हैं, इनको ऑलरेडी छोड़ा जा चुका है। ठीक है, तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं बड़ा विस्तार से कि गाजा के अंदर कितना कुछ नुकसान हुआ। पहले तो मुझे ये बताइए, इस युद्ध के अंदर, इस वॉर के अंदर इजराइल जीता या फिर हमास जीता? डिसाइड करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो हम लोग तो उसको क्या कहते हैं कि यार छिटपुट एक घटना हुई और हमने पाकिस्तान के अंदर छिपे हुए आतंकियों को मार दिया। पाकिस्तान क्या कहता है कि हमने तो युद्ध लड़ा, 2025 के अंदर हमने भारत के साथ में युद्ध लड़ा और उसको जीते, और हम लोग हमारी जो बुक्स हैं उसके अंदर भी उसको इन्वॉल्व करेंगे। अरे इतनी बड़ी तो बातें नहीं थी, इतनी बड़ी तो बात नहीं थी पाकिस्तान के लिए। हमने तो केवल और केवल आतंकियों को मारा था, बस इतने में ही तुम्हारे लिए युद्ध हो गया। हम जब युद्ध करेंगे ना, कांप जाओगे, तुम्हारी अंतड़ियां जो है वो हिल जाएंगी। बात यह है। चलो, तो गाजा को क्या कुछ नुकसान हुआ? गाजा के अंदर 67,000 मौतें हुई, 1.7 लाख जो लोग हैं वो इंजर्ड हुए, घायल हुए। गाजा की जो जनसंख्या थी उसमें से 83% आम लोग जो है उनकी मौत हो गई। मरने वालों के अंदर 20,000 बच्चे थे। 540 औसतन हर महीने 540 बच्चों की मौत वहां पर हो रही थी। इजराइल का गाजा के 75% हिस्से पर कब्जा हो चुका था। इजराइल चाहता तो गाजा के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा कर सकता था, हो सकता कि आगे आने वाले समय में करे। साथ ही के अंदर 22 लाख लोग अकाल का सामना वहां पर कर रहे हैं। लगभग 2 लाख इमारतों को नुकसान पहुंचा है और 19 लाख लोग वहां पर बेघर हो चुके हैं। अब क्या होगा आगे? अब यह है कि पीस ट्रीटी साइन की जाएगी। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि पहुंचेंगे इजिप्ट के अंदर, पहले वो इजराइल जाएंगे और इजराइल जाने के बाद वहां की जो नेसेट है, यानी कि संसद पार्लियामेंट, उसको संबोधन करेंगे और फिर वो इजिप्ट जाएंगे ताकि वो पीस समिट के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। द वॉर इज ओवर, युद्ध खत्म हो चुका है। यू अंडरस्टैंड दैट, ट्रंप टोल्ड रिपोर्टर्स। ट्रंप ने कहा कि भाई युद्ध खत्म हो चुका है, ठीक बात है। इन्होंने ये भी कहा कि आस्क अबाउट द रीजंस फ्यूचर, ठीक है, मतलब देखेंगे बाद में कि क्या कुछ होता है। He said some hostages might be released earlier, मतलब ये कह रहे हैं कि भाई कुछ जो होस्टेज थे उनको हमने पहले ही रिलीज कर दिया था, पहले ऑलरेडी जो इजरायली नागरिक थे उनको रिलीज किया जा चुका था। अब बात यह है कि बोर्ड ऑफ पीस एक बनाया जाएगा गाजा के अंदर। ये बोर्ड ऑफ पीस जो है इसको हेड करेंगे ट्रंप। साथ ही के अंदर ब्रिटिश जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, वो भी इसको क्या करने वाले हैं, को चेयर इसको करने वाले हैं। ठीक है, एवरीबडी इज हैप्पी, सभी लोग खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। ज्यूइश, मुस्लिम और अरब कंट्रीज सभी खुश हैं, या कुछ को खुश कर दिया गया है। जैसे अभी ब्रिटिश पीएम जो है उनसे मुलाकात हुई थी ट्रंप की, तो ब्रिटिश पीएम को ट्रंप ने क्या कहा कि मेरे डिसीजन से कहीं नाखुश तो नहीं हो तुम? बोलो नहीं नहीं नहीं, हम नाखुश नहीं है। तो देखो सभी अरब कंट्रीज ने मान लिया है, तो तुम भी मान जाओ। बोलो हाँ हम भी मानते। इस तरीके से मनवाया। रिसेंटली कनाडा के जो पीएम थे उनके साथ में मुलाकात हुई, उनको भी यही बात कही कि तुम कहीं नाराज तो नहीं हो ना, हो तो हमारे पक्ष में। सभी अरब कंट्रीज ने हमारे इस डिसीजन को मान लिया है कि हम लोग गाजा के अंदर 20 पॉइंट्स प्लान को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। तुमको कोई तकलीफ तो नहीं है? पर नहीं नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं है, मतलब एग्री हो ना। इस तरीके से एग्री करवाया गया। चलिए, तो वी आर गोइंग टू इजिप्ट आफ्टर इजराइल एंड वी आर गोइंग टू मीट ऑल ऑफ लीडर, मतलब 20 लीडर, 20 लीडर जो हैं वो इजराइल के अंदर जमा होंगे और इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं साथ ही के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, दोनों मिलकर इस समिट को को चेयर करने वाले हैं और इसके ऊपर साइन हस्ताक्षर करेगा हमास और इजराइल। हमास का यह कहना है कि कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग, मतलब हमास का यह कहना है कि हम में से ही कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं। खैर वो बात अलग है, लेकिन अब सहमत होना पड़ेगा। फतेह अल सीसी इसको को चेयर करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, और साथ ही के अंदर एक सिटी है, सिटी ऑफ शर्म ए शेख, वहां पर
20 वर्ल्ड लीडर जो है इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बड़ा गजब का ये होने वाला है। लीडर फ्रॉम कंट्रीज इंक्लूडिंग फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, टर्की, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, इंडिया आर अटेंडिंग। इंडिया खुद जो है वो इसमें शामिल होने के लिए जा रहा है। एंटोनियो गुटेरस इसमें शामिल होंगे और भी कई, एंटोनियो कोस्टा वगैरह सब इसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ एक तरफ है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सीरियस मैटर के ऊपर। सीरियस मैटर ये है कि इजिप्ट के अंदर अब ये पीस ट्रीटी साइन होने जा रही है। हम लोग एक फ्यूचर को लेकर आपको कुछ बताना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। देखिए, इजराइल जो है वो रुकने वाला नहीं है, मैं आपको पहले कह देता हूं। अगर हमको ये लगता है या आपको लगता है कि इजराइल जो है आज इस पीस ट्रीटी पर रुक जाएगा, तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि आगे आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर इजराइल वापस से रिटालिएट करेगा और गाजा के ऊपर वापस से कोई ना कोई अटैक जरूर होगा, या फिर दबे कदमों से इजराइल वहां पर एंट्री ले लेगा। क्योंकि इजराइल की हमेशा से रणनीति रही है कि वो हमेशा से अपने साम्राज्य को बढ़ाता हुआ चला है और वो धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा। जो 20 पॉइंट्स का पीस प्लान, जो कि मैंने पहले भी लेक्चर्स के अंदर बताया है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे ट्रंप। लेकिन इससे हमास या पैलेस्टाइन बड़ा नाखुश है। पैलेस्टाइन का कहना यह है कि जो 20 के 20 पॉइंट है हम सब पे एग्री नहीं करते हैं, हमसे पूछकर ये पॉइंट्स नहीं बनाए हैं। तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स कम कर दी जाए। जब बोर्ड वहां पर एस्टेब्लिश होगा डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में, उसके बाद ये देखना होगा। ठीक है, भारत का वहां पर जाना है ना, ये हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट एक पॉइंट हो सकता है। वर्ल्ड लीडर्स के साथ में इस चीज को को चेयर करना, क्योंकि कल को आप रशिया और यूक्रेन के बीच में जब पीस ट्रीटी साइन होगी, वो तो होगी, एक ना एक दिन तो होगी। कोई ना कोई वक्त ऐसा आएगा, समय आएगा जिस वक्त दोनों देश एग्री होंगे और उस समय इंडिया जो है वो हो सकता है कि उस समिट को चेयर कर सकता है ट्रंप के साथ में। ये बहुत बड़ी बात होगी इंडिया के लिए। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन इस वॉर के अंदर इजराइल जीता या फिर हमास, मुझे बताइएगा। ठीक है, डीप वर्क का एक कोर्स बड़ा जबरदस्त है। कुछ लोग सफल होते हैं जिंदगी के अंदर, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। जो ढीले लोग हैं उनकी इस विश्व के अंदर जगह नहीं है। जो लोग अपने काम को ठीक तरीके से नहीं करते हैं या एफिशिएंसी के साथ में नहीं करते हैं, तो उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। मैंने इस कोर्स के अंदर वो टेक्निक्स बताई हैं कि आप कैसे इन टेक्निक्स को अपनाकर बहुत आगे निकल सकते हैं। ये टेक्निक वो है जो कि आपको डीप वर्क के अंदर हेल्प करेंगी। जबरदस्त कोर्स है। साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैंने हमेशा कहा है कि ये जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है ये आपके दिमाग के इनोवेटिव आइडियाज को खत्म कर देगा, आपके दिमाग को बिल्कुल छोटा कर देगा। ये मान के चलिए आप, क्योंकि आपका दिमाग कब विकसित होता है, जब इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। क्योंकि आप जब इसमें रहेंगे तो इस एडिक्शन के अंदर आपको हमेशा वो चीजें घूमती रहती दिमाग के अंदर और आपको फोकस, आपका जो टारगेट है वो नजर ही नहीं आता है और आप लोग पिछड़ते चले जाते हैं। लाइफ जो है आगे निकलती नहीं है। तो मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप इस चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।